देखो ये रिएक्शन होगा ना तो हेलो अल्केन हेलो एरीन कंप्लीट ही हो जाएगा, ऐसे समझो। ठीक है, तो लिखिए Sn at sp2 कार्बन, Sn at sp2 कार्बन, जिसमें सबसे पहले है ArSn ऑफ हेलोएरीन्स, ArSn ऑफ हेलोएरीन्स। बड़ा सिंपल रिएक्शन है बच्चे। पहले तो ये बता दूं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल कंडीशन नो रिएक्शन। रीजन, ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, यू नो इट। यस नो, ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में OH माइनस या RO माइनस या NH2 माइनस हेलोजन को नहीं हटा पाता है, नॉर्मल कंडीशन में हटा ही नहीं पाता है ना। क्लियर है? अब इसमें बताता हूं वाई। एनसीईआरटी में रीजन लिखा है, एक लाइन है एनसीईआरटी का कि हेलोएरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही लाइन लिखो पहले, है ना। हेलोएरीन्स आर मतलब एराइल हैलाइड्स आर, हेलोएरीन्स और एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, हेलोएरीन्स आर या एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reactions. Haloarenes or aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution due to the following reasons. Due to the following reasons. अब यहाँ पे रीजन लिखना नहीं है, एक पेज छोड़ना है, घर पे इसको लिखना है, एज इट इज एनसीईआरटी छापना है। ठीक है, मैं बस रीजन यहाँ समझा देता हूँ, आपको सिर्फ क्या लिखना है, एनसीईआरटी। पहला रीजन यहाँ पे ऐसा दिया है, रीजन अभी लिखना नहीं है, आपको घर पे लिखना है। पहला रीजन ऐसा दिया है कि रेजोनेंस के वजह से हेलोजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसके वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड का तोड़ना डिफिकल्ट है। पहला रीजन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का तोड़ना डिफिकल्ट है। ये घर पे देख के लिखना है। इधर यहाँ पे देखो फोटो है गिग्नार्ड सर का, है ना, RMGX है ना, उनका फोटो, वो पेज में आपको रीजन मिलेगा। ओके, 2 पेज बड़ा डिटेल में एनसीईआरटी ने लिखा है, उसको करें। समझ गए? तो पहला रीजन है डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से Cl को हटाना बाय न्यूक्लियोफाइल सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन देखो क्या लिखा है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे किस तरह के ओवरलैपिंग से बना है, sp2p ओवरलैपिंग से। कार्बन का sp2 और हेलोजन का p इस तरह के ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड sp2p ओवरलैपिंग से बना है। ओके, जिसके वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ है, वो डेटा भी दिया हुआ है, 169 pm है। एनसीईआरटी का डेटा है, आप वहां से देख के लिखना, भी समझ लो बस। लेकिन वही अगर एलिफेटिक sp3 से हेलोजन जुड़ा है तो ये ओवरलैपिंग होता है sp3p, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 177 है। तो अब बताओ, बॉन्ड लेंथ अगर कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ना, बॉन्ड एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई इसको न्यूक्लियोफाइल जल्दी नहीं हटा पाता, इसको न्यूक्लियोफाइल जल्दी नहीं हटा पाता।
है ना, जबकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है। और इसके तो आपने बहुत सारे रिएक्शन देखे बच्चे, इवन सिर्फ वाटर से भी रिएक्शन कराते हो तो SN1 हो जाता है। इसको आप KCN से रिएक्शन कराते हो तो SN2 हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अल्काइल हैलाइड का बड़ा फेमस रिएक्शन है SN1 SN2 एज वेल एज एलिमिनेशन ऑल्सो, भूलना नहीं, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन कराया है। अल्काइल हैलाइड का फेमस रिएक्शन क्या है? SN1 SN2। एराइल हैलाइड ऐसा लग रहा है यार ये लिविंग ग्रुप है, इसको हटाओ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लाओ, लेकिन वो उसके तरफ वो जाना नहीं चाहता जल्दी। लेकिन फिर भी उसके रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव लिखने के बावजूद भी, है ना। तीसरा रीजन क्या दिया है कि अगर मान लो सपोज एराइल हैलाइड SN1 देने का कोशिश भी करे तो क्या बनाना सही? मान लो अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटायन बनाता है तो स्टेबल भी होता है, एराइल हैलाइड अगर SN1 दे तो हाईली अनस्टेबल, रिंग पे प्लस स्टेबल नहीं है, sp2 कार्बन पे प्लस सही नहीं, माइनस सही है। यस नो। एंड लास्ट रीजन यहाँ पे ये है बच्चे कि आपको पहले से पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लोरीन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी किया होगा, लेकिन कितना ही किया होगा, प्लस है माइनस आई है ना, ये माइनस आई डोमिनेटिंग है, थोड़ा कम किया होगा, लेकिन यहाँ पे पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा है कि देयर विल बी रिपल्सन फॉर द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड बेंजीन रिंग। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है, because of the possible repulsion it is less likely for electron rich nucleophile to reach electron rich arenes। ये अगर इधर जाना चाहेगा तो रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। और आपको पता है बेंजीन कौन से रिएक्शन के लिए मारा जा रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक, अरे बेंजीन भाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तो इसके तरफ कौन जाएगा इजिली? याद है हेलोएरिन का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एक लाइन लिखाया था वो भी देखो, इसी पेज में आगे बढ़ जाए ना तो वहां पे वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कराया था, ऑल दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना। और यहाँ पे लिखा भी है रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय माइनस आई बट ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय प्लस एम। हेलोरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है और इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया ना तो ऑर्थोपैरा पे जाएगा। हेलोरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है और इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा पे जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में? पक्की बात? यस नो? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी से देख के लिखो, मैंने रफली लिख भी दिया है, लेकिन आप एनसीईआरटी से भी देख के लिखो, जज्बात लिख दो पूरा वहां पे जो लिखा है। तो क्या हम एयर मतलब हेलो एरिन्स का रिएक्शन करा ही नहीं सकते? क्या ये पॉसिबल है कि स्टिल क्लोरीन हटे और न्यूक्लियोफाइल आए? तो एनसीईआरटी में इसके रिएक्शंस दिए हैं, ठीक है। क्या दिया है? ArSN2 बाय, ArSN बोल सकते हो या ArSN2 बोल सकते हो, बाय C माइनस मैकेनिज्म ऑफ एराइल हैलाइड, ऐसा दिया है या हेलोरिन्स, ठीक है। देखो ऐसा देखा गया कि क्लोरोबेंजीन पे जब हम NaOH रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन यही NaOH को रखते हैं 623 केल्विन 300 ATM पर, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है बट स्टिल क्लोरीन हट के OH आता है, ऑब्वियसली लास्ट में एसिडिक वर्कअप कराया होगा, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है फिर भी क्लोरीन हट के क्या आ जाता है? OH। और ये फेनॉल का प्रिपरेशन का मेथड भी है, डाउज प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए,
मैकेनिज्म क्या है थोड़ा समझे। देखो होता क्या है, ये एक तरह से फोर्सफुल रिएक्शन है, समझे। एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है फिर भी करा रहे हैं। तो इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ना OH माइनस डेयर करता है इस कार्बन पे अटैक करने का। कौन से कार्बन पे? जहां पे हेलोजन है उसी पे अटैक करेगा। और ऐसा होने से ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो वो पाई बॉन्ड पहले तोड़ देता है। क्या करता है? पाई बॉन्ड तोड़ देता है। तो इस केस में देखो क्या हो गया, उस कार्बन पे Cl है, OH है और यह नेगेटिव आ गया। ध्यान रखना एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ऐसा बना है, एरोमेटिसिटी लूज हो गया ना। यही स्टेप RDS बोलो, एरोमेटिसिटी लूज हो गया। ArSN2 क्यों? क्योंकि रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एराइल हैलाइड एज वेल एज बेस, इसलिए ArSN2 बोल दिया। गुड टू गो। नाउ व्हाट हैपेंड, इसका रेजोनेंस करके हम क्या क्या बना सकते हैं बताओ। नेगेटिव, जैसे याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कैटायन बनता था, रेजोनेंस होती थी। यहाँ एनायन बन के रेजोनेंस करो, नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा क्या? देखो तो रेजोनेंस आता है ना नेगेटिव का करना। ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फर्दर एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, बोलो। नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा। ये रेजोनेंस कैसे हुआ? फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अरे ऐसा नो, मैं बताऊं एनसीईआरटी का मैकेनिज्म को लेके इतना कभी नहीं लिखता जितना इसमें लिख दिया है उसने, तो इसको रिस्पेक्ट करो। पता चला यहाँ से आ रहा है सवाल, इतना सारा डायग्राम बना के समझा है, इतना लिखता ही नहीं एनसीईआरटी। दिख रहे? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन तो आप उम्मीद कर लो बच्चे यहाँ से, ArSN समझ गए। अब बताओ क्या लगता है इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या बोले, जो इंटरमीडिएट एनायन बना है वो कब ज्यादा स्टेबल होगा? अगर नोट करके हमें बात लिखना पड़े, मुझे बताओ। अभी मैकेनिज्म का नेक्स्ट स्टेप में जा ही नहीं रहा हूँ, यहीं पे मैकेनिज्म को पहला स्टेप में ही नोट लिखा देता हूँ। मुझे बताओ कैसा इंटरमीडिएट बना है। अगर देखा जाए तो नहीं लग रहा है कि इंटरमीडिएट ऐसा है कि इन सब जगह पे यहाँ OH है, यहाँ Cl है, यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है। जैसे वहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहे थे तो यहाँ प्लस ऑसिलेट हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ माइनस ऑसिलेट होगा। तो बोला जाता है कि रेट ऑफ, है ना, ArSN2 by C minus mechanism proportional to stability of C minus, है ना, and it is become more stable, है ना। ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट ना ये बढ़ेगा if electron withdrawing group like NO2CN, है ना, are at OP with respect to क्लोरीन। मुझे बताओ जहां क्लोरीन है उसके ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आया ना, अगर यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। इन तीनों जगह पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाते तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्पेशली NO2 तो लगा ही दो, उसी पे क्वेश्चन आते हैं बार। मतलब क्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स ArSN या नाइट्रोक्लोरोबेंजीन? जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है फेनॉल? अरे भाई साहब, फेनॉल ना ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अरे यस नो, फेनॉल इज टू रिएक्टिव ना, याद आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे उल्टा बोलना। ArSN अगर दिख गया ना क्लोरोबेंजीन और NaOH और वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर दिख गया तो आप समझ लेना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है sp2 का।
दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 कार्बन। तुम जैसे यहाँ पे अगर मान लो 2 TS और बना देता हूँ, मान लो ऐसा बना देता हूँ, यहाँ OH है, यहाँ Cl है, और इन सब जगह पे ना बच्चे डोनर लगा देता हूँ ERG, लगता है ये स्टेबल होगा? नहीं ना। लेकिन यहीं पे इन सब जगह पे नेगेटिव आया और वहां डोनर लगा दिया, अच्छी बात है क्या? नहीं ना। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सही, सब्स्टिट्यूशन में सही होता, क्योंकि वहां प्लस आता था, याद करो ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, कैटायन बनता था। अरे ये सुनो, यहाँ पे अगर मैं विड्रॉइंग लगा दूं इसमें, है ना, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, यहाँ OH और Cl है, और इन सब जगह पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी? ये हाईली स्टेबल होगा, पता है। फिर से बोल रहा हूं, वहां पे 10-12 क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट पे करा दिया है, उससे क्वेश्चन 100% आ रहा है। 10-12-15 क्वेश्चन करा दिया ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, उस पे एक क्वेश्चन तो 100% आ रहा है कि नहीं? लेकिन ARSN पे भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हेलोएरीन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स ARSN। अब देखो यहाँ पे ये पहला स्टेप है बच्चे, दूसरा स्टेप यहाँ लिखता हूं, तुम जगह एडजस्ट करके कर लेना। दूसरा स्टेप में कुछ करना नहीं है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर है ना, तो क्या होगा पता है, ये बैक होके Cl- को अब निकालेगा, फिर से एरोमेटिसिटी गेन होगा। देखो ना, जो पहला बना उसका रेजोनेंस किया, लेकिन मैं जो पहला बना उसी को फिर दूसरा स्टेप में लिखा, फर्स्ट टाइम जब बना वही लिख दिया दूसरे स्टेप, रेजोनेंस नहीं कराया मैंने। हालांकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है, लेकिन बाद में इसी का डीहैलोजिनेशन होकर, देखो तो क्या आ गया यहाँ पे, ये फास्ट होगा, है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी गेन हो रहा है। आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आता था, फिर H+ निकलता था, फिर से एरोमेटिसिटी आ जाती थी। उसकी मैकेनिज्म 40 टाइम्स 30 टाइम्स हुआ है डिस्कस, ध्यान में रखो। तो एयरेशन की बस यही जज्बात है कि आपको करना क्या है, ठीक है। वेरी लो कंडीशन पे तो कुछ होना ही नहीं है, हाई कंडीशन पे क्लोरोबेंजीन इस मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ जाता है, लिख लीजिए। एनसीईआरटी ने इतने सारे मैकेनिज्म और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो पेजेस भी पढ़ने हैं, वहीं से एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव के रीजंस भी लिखने हैं, वो होमवर्क है। एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव के वहीं से रीजन भी लिखने हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ARSN ऑर्डर 2 मॉलिक्युलरिटी 2 है ना, क्योंकि नाउ बताओ, पता है ये क्या देखा गया इसमें, एनसीईआरटी के ही 4 क्वेश्चन करते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन है तब क्या कंडीशन है, NaOH 623 300 ATM है ना, तब जाके एसिडिक वर्कअप के साथ ये आया। लेकिन ऐसा देखा गया कि क्लोरोबेंजीन और NO2 आ गया, तब NaOH, और कंडीशन क्या है एक बार बताओगे, कंडीशन थोड़ा माइल्डर हुआ है, बताओ। एक NO2 आया ना बच्चे, और प्रेशर भी नहीं दिया है ना, तो देखो अब थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो गया। देखो इसके पीछे एक और रीजन तुम लोग ऐसे समझ लेना, ये तो जरूर है कि जब यहाँ अटैक होगा नेगेटिव आएगा यहाँ, फिर नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा तो NO2 उसको स्टेबल बना देगा, ये रीजन है। अरे ऐसा नो, द कार्बन आयन फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप। दूसरा रीजन ये लगा लेना कि इसके -m के वजह से यहाँ प्लस आएगा, तुम्हें पता नहीं, इसके -m के वजह से इन सब जगह पे प्लस आएगा।
जैसे उस कार्बन पर प्लस आया जहां पे लिविंग ग्रुप है Cl है, नहीं लगता और जल्दी अटैक होगा? या कुछ ऐसा था कि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हुआ था इस कार्बन की? यहाँ कुछ फैक्टर ही नहीं है जो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया, जबकि यहाँ इस NO2 ने इस कार्बन पे प्लस लाया बिकॉज ऑफ -m। तो इसके वजह से ना बहुत माइल्डर कंडीशन पे OH- डेयर कर पाया अटैक करने का। एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है कि अगर दो NO2 है तब NaOH से OH- कितना 368 केल्विन। देखो और कम हो गया। पता है ये दोनों NO2 ने बारी बारी से यहाँ प्लस लाया 2 बार। या फिर उल्टा सोचो, जब OH- अटैक किया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर रेजोनेंस के बाद यहाँ नेगेटिव, तो जो कार्बोनाइन बना उसको 2 बार NO2 का स्टेबिलिटी मिला। या उल्टा पहले स्टेप में चलो, पहले डायरेक्शन से दोनों NO2 की वजह से यहाँ प्लस आया 2 बार, तो और जल्दी इसकी अटैक हो पाई फास्ट। और क्या बन गया फिर से, Cl हटा के, ध्यान रखना मैंने हमेशा ये बोला है कि जब भी बेंजीन दिखे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचना, मैक्सिमम टाइम यही बोला है मैंने। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट फिक्स था बच्चे, H2N लेविस एसिड कैटलिस्ट, नाइट्रिक एसिड H2SO4, सल्फोनिक एसिड, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या वो रिएजेंट दिख रहा है क्या यहाँ पे? जब दिख ही नहीं रहा है तो तुम EAS तो सोच ही नहीं सकते। आपको पकड़ में आ जाएगा ना अगर आप सच में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़े हो, तो वहां तो आपको पता है कि बेंजीन होता है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वहां भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अच्छी बात क्या है, जो ग्रुप पहले से उसको नहीं हटाते, उस ग्रुप के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा या मेटा का हाइड्रोजन हटा के इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं। यहाँ ARSN में तो जो क्लोरीन है उसी को हटा रहे हैं, अंतर है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जिससे पिक्रिक एसिड बनता है, बड़ा अच्छा सवाल है ना, एनसीईआरटी का ही सवाल है। अगर क्लोरीन है 3 NO2 है बच्चे, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है पता है, वार्म वाटर। मतलब हो सकता है कि 50 डिग्री सी पे 63 का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, 310 320 डिग्री सी का टेम्परेचर का जरूरत पड़ रहा है, थोड़ा सा वार्म वाटर। तो यहाँ पे क्लोरीन हट के क्या आ जा रहा है, OH, एंड दिस इज पिक्रिक एसिड विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इवन बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग होता है। बिकॉज ऑफ 3NO2 दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बेंजोइक से भी स्ट्रॉन्ग होता है, एसिडिक फॉर्मिक उन सब से भी स्ट्रॉन्ग होता है ना। एक बार इसका pKa वैल्यू किसी ने बता देना है तो बताओ, कभी लिखा है हमने pKa वैल्यू पिक्रिक एसिड का? कोई नहीं, मैं बताता हूँ, रहने दो। pKa वैल्यू ऑफ पिक्रिक एसिड, आई गेस मुझे जितना याद है 0.23 या 2.3 समथिंग है ना। पिक्रिक एसिड का 0.38 आ रहा है। 0.38 ही बोला क्या तूने? 0.38 बोला था, मुझे 0.23 याद आ रहा था। 0.38 है बच्चे। और पता है बेंजोइक एसिड का 3 पॉइंट समथिंग होता है, फॉर्मिक एसिड का 3.89 है, फॉर्मिक एसिड का 4.2 समथिंग है। तो इसका तो बहुत ही कम है ना भाई। अच्छा इसने क्या किया बताओ तो, इन तीनों ने मिलके यहाँ 3 बार प्लस लाया ना बच्चे, बोलो। तो इस केस में वाटर भी डेयर कर पा रहा है, मतलब OH- भी नहीं चाहिए हमें, वाटर भी डेयर कर पा रहा है उस क्लोरीन की तरफ जाने का। दूसरा, अगर वाटर ने इस पर अटैक करे तो नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर नेगेटिव, तो वो वाला केस हो गया ना, लास्ट वाला केस। अरे यस नो बोलिए। सो ये 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, उसको याद कर लीजिए। हाँ नहीं करेगा तो भी -I डोमिनेटिंग है, तभी तो उतना है ना, डेटाबेस बातें है ना। ट्रू है, H बॉन्ड करेगा भी तो भी आपको क्या देखना है, -M को पावर देना है।
ऑर्थो और नाइट्रो जहां एक ही NO2 है ना, वहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिलम और पैरा नाइट्रोफिलम पैरा को ज्यादा बोल देते हैं। एक ही NO2 है, या तीन तीन NO2 है ना। बोलिए, आ रहा है समझ में यहां तक सब लोग? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब जैसे आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन था, ऑल्दो क्लोरीन इज -I+M बट इट इज डीएक्टिवेटिंग, ऐसा था ना ये वाला क्वेश्चन। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऐसा क्वेश्चन था। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आ गया ARSN में, है ना। कैन यू थिंक व्हाई NO2 ग्रुप shows its effect only at orthopara position not at meta position? ARSN में NO2 अगर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मेटा पे है तो फायदा नहीं। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कहां रहना पड़ेगा उसको? मतलब अगर देखो कोई क्लोरीन यहां पर है तो जब OH- अटैक करेगा तो कार्बेनाइन जो बनेगा उस कार्बेनाइन को क्या NO2-M लगा पाएगा? कार्बेनाइन बन तो गया, लेकिन या फिर रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव कभी उस कार्बन पे तो आ ही नहीं रहा है जहां NO2 है। तो इसीलिए NO2 को अगर ARSN का रेट को बढ़ाना है तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कहां रहना पड़ेगा? ऑर्थो या पैरा। समझ गए? वो क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। अब की पॉइंट्स में लिख लो। पहला की पॉइंट्स क्या, क्वेश्चन ही डायरेक्ट करा रहा हूं। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चे? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स ARSN? 4 क्वेश्चन दिया यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि मैंने की पॉइंट तो पहले लिखा ही दिया है। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ARSN? सबसे ज्यादा 4 बोलो बच्चे, क्योंकि -M तो लगा ही रहा है, -I भी मैक्सिमम लगा रहा है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम करेगा। नहीं, क्राउडिंग नहीं, -M भी लगा रहा है और -I भी लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन? यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेन ये देखना है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं। मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन कनेक्टेड विद हेलोजन, फास्टर द ARSN2। तो इस केस में 4 के बाद 2, फिर 3 बोलो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो -I लगाएगा ही ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे तो बेस्ट है, लेकिन मेटा पे तो भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाना है। सबसे कम 1, समझे? पता चला? आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैंने 12-15 सवाल बोर्ड पे लिखे थे, रेट वाले, एक एक ग्रुप लगा के। इसमें ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन भी काफी है। ज्यादा क्वेश्चन मत करो इस पे, 3-4 क्वेश्चन भी काफी है। क्लियर हो रहा है? और पता चला ये एनसीईआरटी के ही 4 क्वेश्चन आ गए, या फिर 1-2 क्वेश्चन और होंगे इंटेक्स के, वो देख लेना। पता है यहां पर ना एनसीईआरटी ने इस वाले डायग्राम में यही समझाने की कोशिश किया है कि अगर NO2 पैरा पे है या ऑर्थो पे है तो स्टेबल बनाता है एनायन को, लेकिन मेटा पे है तो एनायन को स्टेबल वही डायग्राम से बना के दिखाया। तो इसको एक बार ड्रॉ करके आना घर पे, ताकि तुमको समझ में आए। फिर ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप shows its effect at ortho para only not at meta for ARSN2? विथ रिस्पेक्ट टू क्या बात कर रहा है वो? ARSN2 बात कर रहा है। ठीक है, नाउ इसी में सेकंड क्वेश्चन कर लो बच्चे। क्लोरीन है, NO2, 2 NO2, 3 NO2, बताओ कोई दिक्कत है इसमें क्या? जितना ज्यादा NO2 आ जाएगा ऑर्थो पैरा पे उतना ही अच्छी बात है ना। बोलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है ना? हम ग्रुप नहीं लगा रहे हैं। संकेत, इसका आंसर सोचो बच्चे, चलो तुम ही बताओ इसका आंसर। एआरएसएन करा रहे हैं एनएच के थ्रू, कौन सा एराइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? न्यूक्लियोफिलिक्स, ये अच्छा क्वेश्चन आता है। संकेत सोचो, लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है बेस्ट? आई। बताओ सोएब, क्या होगा आंसर? सबसे ज्यादा 4। देखो ये एकदम याद कर लेना, एआरएसएन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ लिविंग एबिलिटी नहीं देखते। यहाँ हम बस ये देखते हैं कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन, अभी जस्ट वो लाइन बोला था ना, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन। फास्ट स्टेप में हेलोजन जा रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है? फ्लोरीन जा रहा है या क्लोरीन जा रहा है या ब्रोमीन जा रहा है? आरडीएस कब बढ़ेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और फ्लोरीन के प्रेजेंस में मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है अमंग ऑल हेलोजेंस। More is the rate of ArSN2 by carbanic mechanism more when electron deficiency on carbon having halogen is maximum. तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये याद कर लेना। एलिफेटिक में आता है ना SN1 SN2 में, तो रिवर्स बोलते हैं, चाहे SN1 हो या SN2 हो, लेकिन यहाँ पे अलग है, याद रख लोगे। एक जगह पे ऑर्डर, ये फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में भी ये ऑर्डर था, याद है? आरएफ सबसे ज्यादा था फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में, आरएफ फिर आरसीएल फिर आरबीआर फिर आरआई, है ना? SN1 SN2 में अपोजिट है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन ऐसे। यस नो? आ रहा है समझ में? ये क्या लिख रहे हो तुम लोग? रेट ऑफ ArSN2 बाय कार्बोनिक मैकेनिज्म, उस पे 3 क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं देना चाहता। अब जो क्वेश्चन टैब टेस्ट या माइनर में रह सकता है वो क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं, गलत मत करना, अभी लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। NaOH, high temperature and pressure 1 equivalent. हाई टेम्परेचर प्रेशर भी है, 1 इक्विवेलेंट है। भाई साहब हेलाइड के फॉर्म में निकल रहा है, प्लस के फॉर्म में कहा निकल रहा है? मैकेनिज्म देखो तो, Cl माइनस निकला, F माइनस निकला, प्लस नहीं निकल रहा है। OH माइनस आ रहा है और Cl माइनस निकल रहा है। शॉर्टकट क्या है? OH माइनस आया, F माइनस निकला, है ना? हाँ जी, नहीं लेकिन माइनस आई तो डोमिनेटिंग है, रिएक्टिविटी तो उसी के हिसाब से डिसाइड करोगे। नहीं, फेमस क्वेश्चन है, आता ही है। 24 पेजेस का जो पीडीएफ दिया है ना, उसका प्रिंट है किसी के पास? एनीवन? SN2 SN1 नाम करके, जिसमें इलस्ट्रेशन के 12-12 क्वेश्चन थे, जिसके आंसर ढूंढने थे आपको वहां से। अरे SN1 का क्वेश्चन लिखा था ना बोर्ड पे 12-15, डिस्कशन नहीं हुई थी। SN2 का भी लिखा था, तो वो 24 पेजेस के पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिए आज, है ना? देखो जो 41 पेजेस का पीडीएफ था खत्म, 24 का भी खत्म, सब लिखा दिया इधर, है ना? भले ही देखो मुझे शायद 6 लेक्चर या 5 लेक्चर लगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने लेक्चर लगे जी? बताओगे किसी ने लेक्चर वाइज लिखा है तो? ये 6 लेक्चर है, 5th है, 6th लेक्चर है। मतलब मैं बताऊं, ये पूरा मैंने इस बैच में पढ़ाया था, 12th वाले बैच में, तो उसमें भी इससे कम ही टाइम लगा था। रिपीटर बैच में तो थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा टाइम दिया है। खैर, इसका आंसर एनीवन? अच्छा सवाल है, सोच के देखो। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। एक ही इक्विवेलेंट है ना बच्चे? अच्छा सवाल है जी। एनसीईआरटी का 4 सवाल है, उससे थोड़ा अलग सवाल दिया। ऑब्वियसली NO2 यहाँ प्लस लाएगा ना, यहाँ तो लाएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगी।
NO2 डिसाइड करेगा कौन सा हेलोजन निकलेगा, चलेगा? कौन डिसाइड करेगा? NO2 डिसाइड करेगा कौन सा हेलोजन निकलेगा। क्लियर हुआ? एक इक्विवेलेंट लिख दिया ना मैंने, तो पहले ब्रोमीन ही जाएगा। देखो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, फिर भी वही जा रहा है पहले, क्योंकि उसको रिएक्टिव बनाने का काम किसने कर दिया? NO2 ने। क्लियर है? इससे ज्यादा ArSN2 का जरूरत नहीं है, इतना काफी होगा, इतना याद करो। एनसीईआरटी भी कवर्ड है, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, SN2TH add sp2 carbon of acid and acid derivatives। इसमें अगर मॉड्यूल देखोगे तो हाफ पेजेस से भी कम लिखा है। देखो कोई भी एसिड डेरिवेटिव लेते हो, प्लीज प्लीज साइलेंस साइलेंस, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है, वही तो कराने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? उस लिविंग ग्रुप को हटा देता है, ऐसा बनता है। बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत हीट कर दो तो अच्छा है, क्योंकि आपने देखा था हेलोजन अगर sp2 से जुड़ा है तो दिक्कत आती है उसको। अरे ऐसा नो, तो हीटिंग दिया रह सकता है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको समझना है ArSN2 का क्वेश्चन है। मैकेनिज्म देखो, ये ArSN2 क्यों बोल रहे हैं, SN2TH क्यों बोल रहे हैं? होता क्या है बच्चे, प्लीज साइलेंस। होता क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और लिविंग ग्रुप चला जाता है, ऐसा है? नहीं, मैकेनिज्म ऐसा है कि ये आया और पहले ये बॉन्ड टूटा। मैकेनिज्म क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आया और कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटा, O- NuLg। तो देखो ये बीच में बनता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। एनायन बना लेकिन कार्ब एनायन नहीं बना, O- बना। मैं बताऊं यही स्टेप RDS है। तो अब इसको रेट हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? रेट में क्या लिखना पड़ेगा? रेट में हमें ये भी लिखना पड़ेगा, और तो हो गया ना ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी 2। रेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? एसिड डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल दोनों, क्योंकि यही स्टेप RDS है। लेकिन बीच में बना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसीलिए यहां TH आया है, SN2TH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, वाया। अच्छा, इससे पहले ArSN2 में जो एनायन बना था उसको मैंने बस एनायन ही बोला, एनायन इंटरमीडिएट। क्या बोला था उसको? कार्ब एनायन बनता है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव जाता है, वहां NO2 है तो अच्छी बात है, अभी बोला था ना। वहां कोई टेट्राहेड्रल बन रहा था क्या? कार्बन पे नेगेटिव, रिंग के कार्बन पे नेगेटिव आ रहा था। यहाँ प्रॉपर टेट्राहेड्रल बनता है, समझ में आए? और बोला ये जाता है बच्चे, बड़ा अच्छा बात बोला जाता है कि अगर ये सब क्राउडेड है ना तो रेट स्लो होगा। मतलब वो एसिड डेरिवेटिव जिसका ये और ये सब पार्ट बल्कि है, वो SN2TH स्लो देता है। और इसके बाद वाला स्टेप देखो बड़ा आसान है, फिर हीट वगैरह के प्रेजेंस में इसको वापस करके इसी को निकालोगे तो वही बन जाएगा ना फिर से एसिड डेरिवेटिव। निकालना किसको है? लिविंग ग्रुप। ये फास्ट होगा, देखो तो क्या हो गया। और पता है इसमें उतना रेजोनेंस भी इतना सिंपल है कि कोई रेजोनेंस भी मत करो, कार्बोनिल कार्बन पर ही न्यूक्लियोफाइल जोड़ो, कार्बोनिल कार्बन का ही लिविंग ग्रुप हटाओ जो वहां पे एक ग्रुप है। यस नो? आपसे एक क्वेश्चन बार बार, एक बार गलती से मैंने पहले भी पूछ लिया था, एल्डिहाइड कीटोन के NAR में एक क्वेश्चन गलती से आ गई थी कि कौन सा एसिड डेरिवेटिव ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, या तो ENT में आया था, ENT में ही आया था। तो इसमें ये बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव क्या होगा? तो एसिड हेलाइड। उसके बाद क्या होगा? एनहाइड्राइड। क्या होगा? फिर एस्टर,
किसके लिए रिएक्टिविटी की बात हो रही है बच्चे? SN2TH के लिए, जहां पे रेट ऑफ SN2TH, यही तो पूछा जाता है बस, कि कौन सा एसिड डेरिवेटिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। पता है रीजन ये है, कहीं ना कहीं यहाँ लिविंग ग्रुप, लिविंग एबिलिटी पे ही बात करते हैं। लिविंग एबिलिटी, Cl- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर कार्बोक्सिलेट आयन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो एक चीज समझना, तुम ऐसे नहीं सोचना कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो Cl से ज्यादा अच्छा है। अरे ये बेंजोइक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना, ये HCl से बना। HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा ना। वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। ये किससे बन सकता है? HCl से। किससे बन सकता है? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है बताओ, है कि नहीं? स्ट्रॉन्गर द एसिड बेटर द, वीकर द एसिड बेटर द लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा लिविंग एबिलिटी किसकी है एसिड हेलाइड, एसिड डेरिवेटिव्स में? हेलोजेंस की। उसके बाद ये तुम लगा सकते हो, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ओपे नेगेटिव है, रेजोनेंस नहीं है, फिर तुम लगा सकते हो NH2 माइनस। समझे? आज तुम्हारे लिए टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिड डेरिवेटिव का सारा रिएक्शन कर देना है। आज का एल्डिहाइड कीटोन में जो एसिड डेरिवेटिव्स है ना, किससे क्या बनता है, बस उतना ही पार्ट कर लिया तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हो गया कि एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कंप्लीट। ये तो क्वेश्चन फेमस है ही, है ना? अब सिर्फ एनसीईआरटी रटेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हेलाइड कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड कैसे बनाते हैं, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर कैसे बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं। इतना ही पार्ट रटना है, ठीक है? यहां पे देखो, अगर मान लो एसिड हेलाइड है, NaOH हीट कर दिया, क्या लगता है क्या बनेगा? एसिड हेलाइड है, NaOH से हीट कर दिया, लास्ट में एसिडिक वर्कअप करा देना, क्या बनेगा? शॉर्टकट याद रख बच्चे, इतना टेट्राहेड्रल मत बना। OH- आया, Cl गया, बस। समझ में आ रहा है? देख रहे हो? इफ यू वांट किसी भी एसिड डेरिवेटिव से, तुम चाहते हो ना, तो किसी भी एसिड डेरिवेटिव से, इसमें तो पानी डालने से भी हो जाएगा या NaOH भी डाल सकता है, लेकिन बाद में एसिडिक वर्कअप करा देना। एनहाइड्राइड में अगर पानी डाल दिया या फिर एनहाइड्राइड में NaOH वगैरह डाल दिया, बेसिक या एसिडिक कुछ भी चलेगा, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड या बेसिक मीडियम ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। बस फर्क ये है कि बेसिक मीडियम जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो लास्ट में एसिडिक वर्कअप करा दो, तो यहाँ क्या होगा? OH- आएगा, ही निकल जाएगा, तो RCOOH, RCOO-, बाद में एसिडिक वर्कअप करा दिया। मतलब यहाँ पे 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ हमें दिख रहा है। आ रहा है समझ में? एसिड हेलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, NaOH से हीट करो, लास्ट में एसिडिक वर्कअप करा देना, बन जाएगा। एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जस्ट हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कर दो। समझ में आया?
आपको अभी थोड़ा याद आएगा, अगर ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, डी कार्बोक्सिलेशन दोनों है बच्चे, एसिडिक मीडियम भी है, बेसिक मीडियम भी। बेसिक मीडियम डी कार्बोक्सिलेशन आई गेस सपोनिफिकेशन कहलाता है, और एसिडिक मीडियम डी कार्बोक्सिलेशन बोल रहा हूं, डीस्टेरिफिकेशन एसिडिक मीडियम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल था, काइनेटिक्स में बताया था। स्यूडो तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करके एसिड एंड अल्कोहल बना देना है, यहां भी सेम। अब यहां होमवर्क है, दो चीजें पढ़ना है, स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म लिखना है पूरा, एंड डीस्टेरिफिकेशन का भी मैकेनिज्म लिखना है। डीस्टेरिफिकेशन और स्टेरिफिकेशन ये पूरा होमवर्क है, सिर्फ एनसीईआरटी का मैकेनिज्म रट के आना है। जहां भी एनसीईआरटी में एस्टर बन रहा है या डीस्टेरिफिकेशन हो रहा है वो डिटेल में पढ़ के आना है, चलेगा। अगर आप चाहो तो एमाइड से भी एसिड बना सकते हो, NaOH से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो और लास्ट में एसिडिक वर्कअप करा देना। कैन यू सी कि हम सारे एसिड डेरिवेटिव से एसिड बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस, किसी भी एसिड डेरिवेटिव से दूसरा एसिड डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, किसी भी एसिड डेरिवेटिव से अनदर एसिड डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। सब किसके थ्रू? SN2TH के थ्रू। सारे रिएक्शन मेनली क्या होंगे? SN2TH होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईस्टर का डिस्टेरिफिकेशन करोगे ना एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो अल्कोहल और वाटर मिलेगा। रिएक्शन हो, वही तो होमवर्क दिया है ना, वही तो होमवर्क दिया है ना। कुछ नहीं पता है तो यही बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला ना, नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने का एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की एबिलिटी होगा तो ये भी होता है। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, तुम्हारे में आएंगे नहीं। सिंपल अब डिस्टेरिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन का एनसीईआरटी कंप्लीट करो जहां भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दिए बच्चे, अगर आप किसी भी एसिड से एनहाइड्राइड बनाना चाहते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट ले लो, P2O5 हीट ले लो, आपको मिल जाएगा एनहाइड्राइड। उल्टा काम कर रहे हैं अभी, क्या बना रहे हैं जी? अभी तक क्या बना रहा था? सारे एसिड डेरिवेटिव्स अभी तक क्या बना रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखा है वही करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड डेरिवेटिव कैसे बनाए। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट से पास करते हो, किससे? डिहाइड्रेटिंग। शॉर्टकट याद रखना, दो एसिड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है, ऐसा हो जाएगा। देखो बीच से वाटर निकाल दो, बस दो कार्बोक्सिलिक एसिड बैक टू बैक लिख दो, पलट के वाटर निकाल दो। शॉर्टकट समझा? अब बोले कैसे हुआ? बोलना एसिड बेस हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं SN2TH भी हुआ होगा। SN2 मान लो ये हट गया था, यहां प्लस आया, ये इस पर अटैक कर लिया। और ये काम एक्सलेट करने का काम कौन करता है बच्चे? कौन करता है एक्सलेट करने का काम? ऑब्वियसली डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज किया है ना तुमने। तुमने डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज किया है या नहीं किया? बताओ, किया है ना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एसिड हेलाइड बनाना है तो 3 रिएजेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर से वही है, OH को हटाने वाला रिएजेंट। देख रहे हो, अच्छी बात क्या है कि OH को हटाने का काम sp3 कार्बन पे हो या sp2 कार्बन पे हो, PCl3 PCl5 और SOCl2 दोनों जगह पे करता है। sp2 कार्बन पे भी OH है, उसको हटाने का काम ये कर रहा है। क्या बन जाएगा? बेस्ट यही बोलना, लास्ट वाला।
समझे? सिर्फ एनसीईआरटी अभी कवर कर रहे हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या पार्ट चल रहा है अभी? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। आज के क्लास के बाद 70% पार्ट कंप्लीट है, इवन अप टू एमाइंस। इवन अप टू एमाइंस बात कर रहा हूं। हर चैप्टर, हाइड्रोकार्बन का 70%, हेलो अल्केन हेलोरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, इवन एमाइंस, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो। कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो पढ़ा रहा हूं। कैसे हुआ? पढ़ के नहीं आए वो, मैं इसीलिए होमवर्क दे दिया। हाँ, अच्छा बता दे दो, 2 मिनट टाइम। यहाँ तक लिखा जी? पता है कार्बोक्सिलिक एसिड से अभी तक क्या बना है बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हेलाइड। सबके पीछे मैकेनिज्म मोरलेस SN2TH है। कहीं कहीं पे अलग भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मजेदार बात क्या है ना, रीअरेंजमेंट की कोई पंगा नहीं है। जो कार्बोनिल कार्बन है वहीं पे कुछ होना है, वही हटना है, वहीं पे कोई ग्रुप आ जाना है नहीं। अच्छा, ये तो एसिड डेरिवेटिव से एसिड, सॉरी एसिड से एसिड डेरिवेटिव बना रहा हूं ना, तो चलो थर्ड बना देता हूं। अगर आप ना कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो पहले पता है, पहले तो ये बनता है, एसिड बेस रिएक्शन होके बन जाता है अमोनियम एसीटेट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तब जाके बन जाता है एमाइड और यहां से वाटर निकल जाता है। सो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया रिवर्सिबल होता है, अमोनियम एसीटेट, फिर फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो एमाइड बना, है ना? फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो क्या बना? एमाइड। इसमें एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो मैं चाहता हूं करा देने के लिए, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में इसका जरूरत पड़ता है हमें। एक बातें नहीं, क्या बनेगा? 2 मोल अमोनियम, ये तो शायद समझ में आ रहा होगा सबको। यहाँ एसिड है, यहाँ एसिड है, यहाँ बेस है। इसका H प्लस इसके पास गया तो यहाँ माइनस अमोनियम आयन, इसका H प्लस यहाँ गया, फिर से यहाँ माइनस अमोनियम आयन, तो साथ हो लेगा। अब फिर इसको वेरी स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, वेरी स्ट्रॉन्ग हीट, तब जाके डाइमाइड बनेगा। डाइमाइड बन गया, 2 मोल पानी निकल गया, -2 मोल वाटर। नॉट ओनली दिस, अगर इसको भी एक्सेसिव हीटिंग करें तो पता है क्या होता है? इसका लोन पेयर इस पे अटैक करके अमोनिया निकाल देता है, तो थैलीमीड बन जाता है। डाइमाइड के जगह पे क्या बन गया? थैलीमीड। ये एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करा दिया तो पहले तो सॉल्ट बना, फिर डाइमाइड बना, फर्दर हीटिंग से क्या बन गया? इसका नाम लिख लेना, ये है थैलामाइड और ये है थैलेमीड। कॉमन नेम है थैलामाइड। एक्चुअली इसका नाम थैलिक एसिड है, समझे? कॉमन नेम क्या नाम है इसका? थैलिक एसिड, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन कॉमन नेम क्या है? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से उसका सॉल्ट, फिर थैलिक एसिड से थैलामाइड, और लास्ट में जो बन रहा है उसका नाम है थैलीमिड, कॉमन नेम। ठीक है?
तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? अमोनिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना है। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर तुम एसिड हेलाइड को भी अमोनिया से हीट कर दिया ना, मैंने क्या बोला है आपको कि जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से ही एमाइड बना सकते हो, तुम एसिड हेलाइड से भी एमाइड बना सकते हो, तुम चाहो तो ईस्टर से भी एमाइड बना सकते हो। बस आपको मान लो NaNH2 ले लिया, तब तो बनना ही बनना है, और एसिडिक वर्कअप कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तुम चाहो तो ईस्टर से भी एमाइड बना सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, एमाइड बन जाता है, बट इट डजंट मीन कि एमाइड बनाने का यही प्रोसेस है। यस नो? यू कैन मेक एमाइड थ्रू एसिड हेलाइड ऑल्सो, यू कैन मेक हेलाइड एमाइड फ्रॉम। अब लास्ट पार्ट यहाँ पे जो है फोर्थ वाला में, जिसका मैंने होमवर्क दिया है बच्चे, अगर आप एसिड प्लस अल्कोहल लेते हो, एसिड प्लस अल्कोहल लेते हो स्टेरिफिकेशन, तो बन जाता है ईस्टर प्लस वाटर, और रिवर्सिबल होता है, इसीलिए वाटर को कंटिन्यूअसली हटाने का जरूरत है। स्टेरिफिकेशन इज रिवर्सिबल इन ऑर्डर टू यील्ड द मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ ईस्टर। जो वाटर बनता है उसको हटाना पड़ता है। ये पूछा भी जाता है कभी कभी कि एसिडिक मीडियम में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से ईस्टर बना रहे हैं तो ईस्टर की यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो वाटर बना उसको हटाओ। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट आ सकता है, ईस्टर के यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इसका मैकेनिज्म दिया था आपको, और इसका मैकेनिज्म यहां दिया हुआ है, वही एसिड डेरिवेटिव वाला चैप्टर में स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म दिया है, समझे? स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये सब उतना खतरनाक रिएक्शन नहीं है बच्चे, सिंपल आपको एसिड बेस रिएक्शन, फिर हीट किया हुआ छट के अमोनिया आ गया बस। बार बार एसिड डेरिवेटिव में जो एक पार्ट है ये हट के कुछ और आ रहा है, बस इतना पार्ट है, रीअरेंजमेंट तो है ही नहीं। देखो यहाँ क्लोरीन हट के अमोनिया आ गया, यहाँ OR हट के अमोनिया आ गया। तो इस सारे रिएक्शन को इतना कॉम्प्लिकेट मत करना, चलेगा? इन सारे रिएक्शन को उतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, बड़ा सिंपल पार्ट है, ठीक है? चलो इसके मैकेनिज्म का बात कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी में दिया वही लिख रहा हूं, स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है, और अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो मुझे मत बोलना, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिस्टेरिफिकेशन भी कर देंगे, पहले स्टेरिफिकेशन सीख ले। सबसे पहले तू ही बता अजय, H+ अल्कोहल बाद में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक मीडियम में रखते हैं, अल्कोहल बाद में आता है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक मीडियम में रखते हैं, फिर उसमें अल्कोहल डालते हैं, ये प्रोसेस है। मुझे बताओ अजय, जो H+ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से ऑक्सीजन पे जाएगा? दोनों, तो दोनों पे 2 लोन दे रहे हैं, ये इसमें एक लोकलाइज्ड है एक डीलोकलाइज्ड है, इसका दोनों लोकलाइज्ड है। तो ये पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है जो लोग गलती करते हैं, है ना? ऐसा बन जाता है। इससे क्या हुआ बच्चे, इस प्रोसेस से क्या हुआ, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई,
कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई, जिसके वजह से अब अल्कोहल का लोन पेयर डेयर कर पाया इस कार्बन पे अटैक करने के लिए, और वो कार्बन पे अटैक होगा तो कार्बन पाई बॉन्ड तोड़ेगा भी। SN2TH अभी भी है। अब देखो क्या बना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। देखो कैसे, यहाँ OH आ गया, यहाँ OH पहले से है, देखो तो नहीं बना। ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, एनाइन नहीं बना, केटाइन बना, लेकिन बना तो टेट्राहेड्रल ना। कैसा इंटरमीडिएट बना जल्दी बताओ? टेट्राहेड्रल। समझ में आया? कैसा इंटरमीडिएट? टेट्राहेड्रल। अब क्या होगा बताओ इसके बाद? आपस में H प्लस ट्रांसफर कर सकते हो, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये H निकाल के इसको प्रोटोनेट कर दो, इसको प्रोटोनेट कर दो, ठीक है? क्या बन गया? OH OR1 OH2 प्लस। डन। अब यहां पे देखो एसिड कैटलाइज क्यों है, ये बैक बॉन्डिंग के बाद ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। यहाँ OR1 आ चुका है, बाद में फिर से डीप्रोटोनेशन, मतलब शुरू में जो H प्लस आया था वो H प्लस निकल भी गया। समझ में आ रहा है? जो शुरू में H प्लस आया था वो निकल भी गया। अगर आपको मैकेनिज्म याद नहीं रहेगा तो एक शॉर्टकट याद कर लेना कि एस्टेरिफिकेशन में एसिड से OH जाता है, अल्कोहल से H जाता है, नॉर्मल केसेस में, मैक्सिमम केसेस में OH यहां से H यहां से और ईस्टर बना दो, ये शॉर्टकट काम कर जाएगा आपके लिए। अनलेस अनटिल कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे सोएब ने बोला कि सर ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, डिस्टेरिफिकेशन वाले केस में, स्टेरिफिकेशन नहीं डिस्टेरिफिकेशन वाले में, सॉरी, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन मत रखो, डायरेक्ट ये करेंगे। शॉर्टकट समझे? अब देख, आपने स्टेरिफिकेशन समझ लिया सबने। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं इस पे बातें करने जा रहा हूं। अगर सैलिसाइलिक एसिड है, अच्छा सवाल है, एस्पिरिन बनाने की बातें चल रही है अभी, एनी हाउ सैलिसाइलिक एसिड आ गया और इसको तुम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दिए या फिर एसिड हेलाइड से रिएक्शन करा दिए। पहले तो ये बताना है बच्चे कि इस वाले पार्ट में OH और कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH इससे रिएक्ट करेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड? एसिड डेरिवेटिव और एसिड के बीच में रिएक्शन कराओगे, ये भी एसिड है वो भी एसिड, एक तरह से ये याद रख लेगा ना तो तुरंत एस्पिरिन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। सेलिसाइलिक तो याद रहता है लोगों को, जनरली लोग ऐसे लिखते हैं सेलिसाइलिक में, इधर और यहाँ OH लिखते हैं, चलो मैं भी वैसे ही लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से, जब भी सेलिसाइलिक एसिड को आप रिएक्शन कराते हो किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, या फिर मैं तो बोलूंगा आप यहां चाहो तो खुद एसिड से ही रिएक्शन करा दो, दिक्कत नहीं। अब बता, अब तो सर इजी हो गया, एसिड और यहां भी एसिड, क्या रिएक्ट करेगा? नहीं ना। ये एक तरह से जैसा हमने सामने कंपाउंड लिया इसका अल्कोहल एक्टिव होगा, जैसा हमने कंपाउंड लिया है सामने इसका अल्कोहल एक्टिव होगा। तो करना क्या है पता है, इसका लोन पेयर को यहां अटैक करा के इसको निकाल देना है, इधर वाले पार्ट को। क्लियर है? SN2TH जैसा ही है, किसका लोन पेयर कहां अटैक करा के निकालना है किसको? ये क्वेश्चन आ ही रहा है, एस्पिरिन, ध्यान दे, इसको यहां अटैक करा के इसको निकाल दिया, और यहां से जो COO माइनस निकला है वो H प्लस भी लेके जाएगा। दूसरा तुम ऐसे भी सोच सकते थे, इसको यहां अटैक करा के इसको निकाल दो, क्या बना बताओ? फिर से इस ऑप्शन पे क्या आ रहा है, COCH3, Cl माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, अरे सुनो,
या फिर यहां पे तुम अगर ऐसे लिखे होते तो फिर से वही इसका लोन पेयर यहां अटैक करके इसको निकालता। मैंने बोला भी है ना, अल्कोहल और एसिड में रिएक्शन करा, ऊपर लिखा है किसका बच जाता है, किसका बच जाता है, एसिड। देखो गया। हर केस में क्या बना, कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन। यही तुम्हारा एस्पिरिन है, ठीक है। मिथाइल, पूरा नाम इसका क्या लिखते हैं, कौन सा पेज में था, अल्कोहल वाले पेज में था वो, है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड नाम है, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम तो एस्पिरिन है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये भी कॉमन नेम ही एक तरह से। अब मैं बता दूं बच्चे, दिस इज एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक। 4 वर्ड यहां लिखा है, याद करना है। फीवर कम करने में, है ना, सूजन वगैरह कम करने में, एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। क्या मतलब होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी का, कम कर दिया, ठीक है। और एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम कर रहा है। समझ लेना, ये एक ऐसा मेडिसिन है। एक चीज और बता दूं कि किसी को अगर माइल्ड हार्ट अटैक आ रहा है तो इसके 3-4 गोलियां दे दो, हॉस्पिटल तक जाने का टाइम रहेगा। ब्लड को कहीं ना कहीं थीन बोलो, ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। थीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। समझ में आया। तो ये एक ऐसा मेडिसिन है, घर पे रहना चाहिए लोगों का, है ना। हेडेक वगैरह यूज कर, हाँ सही बात है। सुना, ठीक है, ओके। 2 चीज और इसमें पढ़ के आना। अगर इसी को, एक बातें नहीं, इसी को अगर मैं मिथानॉल से रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसी को अगर फेनॉल से रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। नाउ इस केस में तो सर बताओ, मिथानॉल इससे रिएक्ट करेगा, इससे करेगा, यहां पे तुम सोच सकते हो। मिथानॉल इससे रिएक्ट करेगा, इससे करेगा, ऑब्वियसली एसिड अल्कोहल रिएक्ट करेगा यहां पर। फेनॉल भी किससे रिएक्ट करेगा, फेनॉल फेनॉल या फेनॉल एसिड, फेनॉल एसिड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो मैं बना देता हूं, देखो स्टेरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ OCH3 आ जाएगा, यहाँ OH है, और यहां पर भी OPH आ जाएगा, और यहाँ OH है। पढ़ के आना इन दोनों का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मंडे आइसोमेरिज्म शुरू होगा, ज्योमेट्रिकल। पहले हम लोग आइसोमेर, अभी GOC2 आज खत्म।